फ्रेंड्स, बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगस्त 2021 से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इस पे हम कॉम्पिटिशन्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। विदाउट डिले हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। गया, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 5 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। इस न्यूज के साथ प्रारंभ करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत ये आरंभ हुआ है, जिसमें स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही गई है। पूर्व मध्य रेलवे के 5 रेलवे स्टेशन, जो कि गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली स्टेशन है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के तहत आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार के 5 रेलवे स्टेशन जो वर्ल्ड क्लास बनाए जाएंगे वो किस पुनर्विकास के कार्यक्रम के तहत आते हैं, तो आते हैं वो ट्रिपल पी, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना। इसमें स्टेशनों की संख्या 123 है, 1 2 3 स्टेशन, बहुत इजी टू रिमेंबर। इसके लाभ क्या होंगे, तो इसके इसके तहत स्टेशन को विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक सुविधा से लैस करते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा। अब ग्रीन से मतलब है यहाँ पे ग्रीन पेंडिंग से नहीं, ग्रीन से मतलब है कि स्टेशन का विकास सौर एनर्जी, ऊर्जा दक्षता उपकरण और हरित इमारत मानकों के अनुसार जो बिल्डिंग बनाई जाएगी, इसलिए इसको ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया गया है। आपको पता ही होगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। अगला पॉइंट है, बिहार कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। एक राज्य की कैबिनेट बैठक हुई थी 16 जुलाई 2021 को, जिसमें 1.5 दर्जन प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है जो हम आपको अभी बताएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लगभग 32-33 पॉइंट्स हैं अगस्त से संबंधित। सो प्लीज इस वीडियो में बने रहें। थोड़ा सा आप वक्त देंगे, आपके बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको काफी कुछ मिल जाएगा। सो बैठक में जो कुछ स्वीकृत प्रस्ताव हैं वो है, जैसे पंचायती राज विभाग की योजनाओं से प्रखंड स्तर पर बीडीओ और जिला स्तर पर डीडीसीईओ को अधिकार मुक्त कर दिया गया है। इसकी जगह प्रशासनिक सेवा के नए पदाधिकारी पद का सृजन किया जाएगा। पंचायत की योजनाओं के लिए प्रखंड में बीडीओ की जगह अब प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जिम्मेवार हो गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पीएचसी और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मंजूरी मिली है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए यूनिवर्सिटीज की बात कही गई है और राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री को ही चांसलर बनाने का निर्णय लिया गया है। अब कैबिनेट द्वारा मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अधिनियम को स्वीकृति मिल चुकी है। और साथ ही साथ अधिकतम सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर भी मुहर लगी इस बिहार कैबिनेट के बैठक में। अगला है, होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा आरंभ हुआ। आरंभ स्थल मुजफ्फरपुर है। यहाँ पे होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के द्वारा ये पैलिएटिव केयर सुविधा आरंभ की गई। इसमें क्या होगा कि कैंसर की अंतिम स्टेज के मरीज को अब घर बैठे ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी। यह मुजफ्फरपुर का जो होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा आरंभ करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। कौन? मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं। बिहार बीज निगम को मिला है आईएसओ प्रमाण पत्र। सो फ्रेंड्स, आईएसओ एक मानक ब्यूरो है। सो इस बिहार बीज निगम को ये सर्टिफिकेट मिला है, जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है। ये गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन एवं रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रमाणन, ये तीनों क्षेत्रों में इसको मिला है। और बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है जिसके अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज का उत्पादन, प्रबंधन, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट और बीज की पारदर्शी प्रणाली, ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाण पत्र दिया है।
बिहार राज्य बीज निगम जो है पिछले 4 दशक से किसानों को विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज समय समय पर उपलब्ध कराता रहा है। पिछले 2 साल में बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का एकमात्र संस्थान बन चुका है। अगला है ऑपरेशन खुखरी पर लिखी पुस्तक का विमोचन। ऑपरेशन खुखरी क्या है? ये पश्चिम अफ्रीका के सिएरा लियोन में वहां के विद्रोही संगठनों के कब्जे में लगभग 75 दिन तक 223 भारतीय सैनिक बंधक रहे थे और उनके छुड़ाने के लिए चलाया गया अभियान खुखरी अभियान था, जिसको ऑपरेशन खुखरी भी कहा गया। और उसी पर आधारित ये पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। विमोचन स्थल जो था पटना, और इसके लेखक जो है मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया हैं। अगला है औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के किशोरों को आपराधिक मामलों के कारण उन्हें कैद रखने का यह स्थान था। और 17 मार्च 2021 से औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी की स्थापना की गई। बिहार का ये दूसरा प्लेस ऑफ सेफ्टी स्थान है। बिहार में कुल 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी स्थान है। जैसे पहला है आपका शेखपुरा में, दूसरा है औरंगाबाद में और तीसरा सहरसा में है। नेक्स्ट है अनमोल ऐप। अनमोल ऐप जो कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधी ऐप है। अनमोल यानी एएनएम ऑनलाइन। इसके तहत लगभग 17,000 एएनएम को टैबलेट देने की बात कही है, जिसके जरिए वो ऑनलाइन मोड में काम कर सकेंगी। इसमें क्या होगा कि कोई भी पेशेंट जो है अपने घर बैठे अपने ट्रीटमेंट का ऑनलाइन रिकॉर्ड देख पाएगा। जैविक कॉरिडोर की घोषणा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर के निर्माण की बात कही गई है। इसमें कुल 13 जिले शामिल हैं। योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान तथा निशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। योजना में शामिल कृषक उत्पादन संगठन कितने हैं? तो लगभग 188, जो कि जैविक कृषि से संबंधित होंगे। अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान, जो कि पटना विश्वविद्यालय के परिसर में ये स्थित है। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत इस अनुसंधान का कार्य जारी है। प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पे ही इसका आरंभ, जो लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम चालू है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वयन है, मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है। गंगा नदी का जो डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगा नदी का डॉल्फिन है। ये आपका जनरल नॉलेज है, आप इसे याद कर सकते हैं। और इसका संवैधानिक प्रावधान जो है वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 का पार्ट है, पशु के रूप में सूचीबद्ध है। कौन? गंगा नदी का डॉल्फिन। अगला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला अव्वल जिला कौन है? तो बिहार का नवादा डिस्ट्रिक्ट। इसने क्या किया? इसका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है पूरे इंडिया भर में। ये नवादा ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी में दिए गए लक्ष्य का लगभग 171% हासिल किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। और लगभग 11.12 करोड़ रुपए जमा करवाकर लक्ष्य का 277% तथा वार्षिक राजस्व लक्ष्य का लगभग 305% प्राप्त किया। अगला पॉइंट है टीका वाली नाव की सुविधा। मतलब वैसी नाव जिसमें कुछ लोग होंगे और गांव-गांव जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वहां पर टीका लगाया जाएगा। तो ये इसकी पहल की जो शुरुआत हुई है कटरा प्रखंड जो मुजफ्फरपुर में है वहां से की गई है। इसका बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण करने का एक अनोखा पहल है। इसके प्रथम चरण में 2 नाव की शुरुआत की गई, जिसमें प्रत्येक नाव पर 2 एएनएम, 2 वेरीफायर, गोताखोर और नाविक उपलब्ध होंगे। मतलब
इसका मेन उद्देश्य है 100% टीकाकरण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बिहार की जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जनसंख्या दिवस पर, जो कि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बिहार की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट जारी किया गया। उसका जो रिपोर्ट जारी करने वाला संस्था है, आधार स्टैटिस्टिक्स है। कौन है? आधार स्टैटिस्टिक्स। ये आधार स्टैटिस्टिक्स। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, जो मतलब वर्ष 2020 से 21 है, उसमें लगभग 11,94,61,013 और 2011 की जनसंख्या के हिसाब से ये 10,40,99,452 व्यक्ति है। तो परसेंटेज, और आपसे पूछा जाए कि बिहार की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुआ, तो 1991 से लेकर 2001 के मध्य लगभग उस समय 28.6% का इंक्रीमेंट हुआ था। और बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान रखता है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश को है। अगला है मुंगेर बंदूक कारखाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन हैं, उनके द्वारा ये ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित किया गया। अब आपसे पूछा जाए कि वहां मुंगेर में बंदूक कारखाना स्थापित करने वाला कौन था, तो वो था मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था। उसका जो कार्यकाल था 1960 से लेकर 1963 तक। और इसने अंग्रेजों की हस्तक्षेप से दूर रहने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ कर लिया था? मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। और ये वही मीर कासिम है जो अंग्रेजों से लड़ा था बक्सर के युद्ध में। अवध के नवाब और मुगल बादशाह जो थे हमारे शाह आलम द्वितीय जी, उनके साथ मिलकर लड़ाई किया था, जो कि हार गए थे जनरली। और ये बक्सर का युद्ध काफी मील का पत्थर साबित हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का जो है जो पांव मजबूत हुआ हमारे भारत में, क्योंकि इलाहाबाद के संधि के बाद अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो है दीवानी प्राप्त हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। और मीर का अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के 2 सांसद आए हैं। 43 नेताओं में से जो 2 सांसद हैं वो हमारे बिहार से हैं। एक है जदयू से आरसीपी सिंह और लोजपा से पशुपति कुमार पारस जी। आरसीपी सिंह को मिला है इस्पात मंत्रालय और पशुपति पारस जी को मिला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अगला है बाघों की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की जो काउंटिंग होगी कैमरे के द्वारा की जाएगी। इससे पहले क्या होता था, इसकी पहले जो गणना होती थी फुटप्रिंट से होती थी। उसके जो चलने के जो पाँव के जो मार्क्स होते थे, फुटप्रिंट, उससे किया जाता था। लेकिन अब जो है कैमरे से इसकी काउंटिंग की जाएगी। अगला है पटना तारामंडल। पटना तारामंडल जो है उसको आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात कही गई है। जो पटना तारामंडल है इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है। और जो कि 20 जुलाई 1989 को इसकी स्थापना की गई थी। तत्कालीन मंत्री जो है सत्येंद्र नारायण सिन्हा द्वारा। और पटना तारामंडल का जो नामकरण है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया है, जो कि बेली रोड पटना में स्थित है। बिहार पंचायत चुनाव। हाल ही में बिहार पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। और 6 पदों के लिए जो निर्धारण वो है, जिला परिषद के लिए 2,000 रुपए, मुखिया के लिए 1,000 रुपए, सरपंच के लिए 1,000, पंचायत समिति के लिए 1,000, पंच के लिए 250 रुपया और वार्ड सदस्य के लिए 250 रुपया। जो हमारा पंचायत चुनाव की प्रकृति हो कितनी है, त्रिस्तरीय पंचायत। पशुपति कुमार पारस जी, जो कि हम बता चुके हैं पहले, ये लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान जी के भाई हैं और हाजीपुर निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा सदस्य मनोनीत है। अगला है जनता दरबार कार्यक्रम का पुनः आरंभ। ये 5 जुलाई 2021 को इस कार्यक्रम की घोषणा की गई। ये आरंभ हुआ 12 जुलाई 2021 से।
प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को इसका आयोजन किया जाता है। जनता दरबार की शुरुआत जो है 2006 में की गई और 2016 के बाद लोक शिकायत निवारण कानून राज्य में लागू होने के पश्चात इसे स्थगित कर दिया गया था, जो कि पुनः चालू किया गया है। जनता दरबार में जो है मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो डायरेक्ट फेस टू फेस जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी शिकायतों को सुनते हैं और उसे सॉल्व करते हैं उनकी बातों को सुनकर। नेक्स्ट है जमादार अमर शहीद वारिस अली जी, न्यूज में थे। ये क्यों थे? क्योंकि 6 जुलाई 2021 को जमादार शहीद वारिस अली की पुण्यतिथि मनाई गई। ये 1857 के विद्रोह के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 2019 में इनको शहीद का दर्जा दिया गया था और 6 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी, क्योंकि ये अ, जून 1857 में विद्रोहियों को समर्थन देते हुए पत्र लिखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न मतलब food। हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का 5वां चरण आरंभ हुआ। जुलाई से नवंबर तक लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, जो आपका राशन जन वितरण प्रणाली आप जाते होंगे, वहां से जो मिलता है, उसके अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न जो निःशुल्क देने की बात कही गई थी। अगस्त 2021 अपडेट दे रहा हूं मैं। और ये योजना मार्च 2020 को ही आरंभ कर दी गई थी। लॉकडाउन के को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को खाने की समस्या न हो, ये इनका मेन उद्देश्य था, मेन पर्पस था। आगे बढ़ते हैं। दरभंगा से विमान सेवा की शुरुआत। और ये दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता और हैदराबाद के लिए विमान शुरू हो चुका है। विमान शुरू करने वाली कंपनी इंडिगो है। 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की शुरुआत की गई। 8 नवंबर 2020, मित्रों याद रखिएगा। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली प्रथम कंपनी कौन सी है? तो स्पाइस जेट, जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरती है। एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत संचालित एयरपोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट का स्थान प्रथम है। अगला है बिहार के डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर के तहत नई सुविधाएं शामिल, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे आपका कॉमन सर्विस सेंटर के तहत नई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे अस्थि विसर्जन की सेवा, जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हर तरह की पॉलिसी। जनरल इंश्योरेंस में क्या आ सकता है? जैसे टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी पॉलिसी सेवाएं मिलेंगी। और 73 कॉमन सर्विस सेंटर में कुछ जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, जीवन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रेलवे टिकट, प्लेन टिकट, रिचार्ज एक्सेट्रा, ये भी चीजें आपको बिहार के डाकघरों में ये सर्विसेज शामिल कर दी गई हैं। और बिहार के डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत जो हुई अगस्त 2020 में की गई। अगला है संजीव दयाल। श्री संजीव दयाल जी जो क्यों क्यों न्यूज में है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। इससे पहले वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रांची कार्यालय में प्रभारी थे। अगला है बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन को मंजूरी मिली। क्यों मिला? क्योंकि बिहार सरकार ने पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखकर ये खनिज नियमावली संशोधन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य बालू के अवैध खनन पर रोक लगाना और बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। सो इसके इसमें क्या बेसिकली जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो है अवैध खनन करने वाले माफियाओं से बालू की रॉयल्टी की 25 गुना राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी। अवैध बालू खनन के दोषियों को 2 साल की सजा भी मिल सकती है और अवैध बालू खनन में शामिल वाहनों को भी जब्त किया जाएगा। यानी जो माइनिंग होगी बालू की अवैध रूप से, इलीगल रूप से, तो उसमें जो जो भी गाड़ियां पकड़ी जाएंगी उन्हें भी जब्त करने की बात कही गई है इस नए नियमावली के अनुसार। अगला है कचरा पृथक्करण प्लांट की स्थापना, जो कि बैरिया में किया गया है, पटना जिला के एक जगह है।
0 माइल से साउथ, वहीं पर, जिसकी कैपेसिटी लगभग 5 टन की प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है यहाँ पे। रिसाइकलिंग लगभग 150 टन कचरे का रिसाइकलिंग होता है यहाँ पे। और अन्य भी कार्यरत प्लांट हैं, जैसे पटना निगम और यूएनडीपी के सहयोग से स्थापित जैसे गर्दनी बाग में और भी प्लांट हैं, वहां पर इसकी कैपेसिटी 5 टन की प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है। इसमें प्लास्टिक बैग फ्री सिटी अभियान भी शामिल है पटना में। इसके अंतर्गत प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की गई है और प्लास्टिक या पुराने कपड़े देने पर जूट निर्मित बैग का भी वितरण किया जाएगा। अगला है पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद को रेल लाइन से जोड़ने की बात कही गई है। ये बौद्ध एवं जैन सर्किट के तहत ये निर्माण कार्यक्रम है। जो इस्लामपुर से मानपुर, बोधगया में, बिहार शरीफ से जहानाबाद और बिहार शरीफ से नवादा रेल लाइन। इस्लामपुर से मानपुर की लंबाई लगभग 41.96 किलोमीटर, जिसकी लागत लगभग 788.27 करोड़ रुपए है। लगभग आप मान करें तो 787.27 है, साढ़े, मोटा मोटी 780 याद रखें या 790, क्या 790 के आसपास आप याद रखें। इससे क्या फायदा होगा पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद को रेल लाइन से जोड़ने से? ये ध्यान स्थल पावापुरी जल मंदिर को रेलवे लाइन से जोड़ने से देश भर में से पावापुरी में लोग आ सकेंगे। और वहीं पिंडदान के लिए जो लोग गया में जाते हैं उनको जाना आसान होगा। अगला है, SIPC की बैठक में 99 नए प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 59 प्रस्ताव में इथेनॉल संबंधी निवेश है, जो कि लगभग 12,347.88 करोड़ रुपए। और 2 प्रस्ताव प्रपोजल ऐसे हैं जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, जहां पे 219.58 करोड़, मतलब 220 करोड़ लगभग रुपए धनराशि निवेश की बात कही गई है। अगला है, स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने में पटना का 62वां स्थान प्राप्त हुआ। बिहार के 3 शहर हैं, बिहार शरीफ का 17वां, 70th, भागलपुर का 91 और मुजफ्फरपुर का 99th रैंक। 100 स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान भोपाल को मिला, दूसरा सूरत, तीसरा इंदौर और अंतिम स्थान जो मिलने वाला शहर है वो पुदुचेरी है। अगला है, टीकाकरण महाअभियान आरंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगभग 1 जुलाई 2021 को यह अभियान चालू हुआ, जिसमें 6 माह में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब प्रति महीने 1 करोड़ टीकाकरण। और जिला से प्रखंड तक टास्क फोर्स का गठन किया गया है इस पर्पस के लिए। अगला है, किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसमें महिला विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित हुआ, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। योजना के तहत किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि को योजनाओं से जोड़ करके ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। अगला है, बिहार के 6 जिले नक्सल मुक्त हुए, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण। शेष अभी भी 10 जिला हैं जो प्रभावित है, नक्सल प्रभावित हैं। यदि हम बात करें बिहार का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो गया, जमुई और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में आता है औरंगाबाद। ठीक है, यदि हम पूरा होम मिनिस्ट्री मतलब की बात करें, होम मिनिस्ट्री की बात करें, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की, केंद्रीय गृह मंत्रालय, ये उग्रवाद विभाग द्वारा देश के नक्सल प्रभाव से मुक्त जिलों की घोषणा, लगभग 11 राज्यों में 23 जिले नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं। और राज्य के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का आकलन गृह मंत्रालय करता है।
और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर योजना मायोवाद, जो माइट्स हैं प्रभावित इलाके, उस जिले में सुरक्षा सुव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई आर्थिक सहयोग योजना सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर योजना है। अगला है देसी मर्चा का चूड़ा। देसी मर्चा की चूड़ा को कृषि विभाग द्वारा पश्चिम चंपारण जिला का ब्रांड बनाने की रणनीति है। मतलब यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि देसी मर्चा का चूड़ा किस जिला से संबंधित है, तो आंसर मारिएगा पश्चिम चंपारण। ये कहां उपजाया जाता है, तो पश्चिम चंपारण के दोन क्षेत्र में देसी धान बीज से तैयार होता है। इससे क्या लाभ होगा कि दोन क्षेत्र में परंपरागत ढंग से मर्चा धान की खेती करने वाला किसानों को समूह के माध्यम से ब्रांडिंग के साथ साथ मार्केटिंग की भी सुविधा मिलेगी। इससे वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और रोजगार भी मिलेगा। ये था फ्रेंड्स अगस्त माह का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार से संबंधित, जो आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में सितंबर के एपिसोड के साथ।